श्याम सुंदर अग्रवाल बन गए ईडीएमसी के नए मेयर। किरण वैद बनी डिप्टी मेयर। वीर सिंह पवार स्थायी समिति के अध्यक्ष। बीजेपी पार्षद हिमांशु पांडे और आपकी मोहिनी भी बन गई स्थायी समिति की सदस्य। पूर्व दिल्ली जिला के स्पेशल स्टाफ की बड़ी कार्रवाई। ऑनलाइन सट्टा रैकेट का किया पर्दाफाश। मास्टरमाइंड इंजीनियर हुआ गिरफ्तार। गाजीपुर में घर से ऑफिस जाने के लिए निकली युवती हुई लापता। परिजनों का कहना पुलिस नहीं कर रही है सुनवाई को लेकर परिजन बैठे धरने पर। दिल्ली में कोरोना केस कम होने पर साथ ही बड़ी लोगों की लापरवाही। मामले कम होते ही लोग भूले सोशल डिस्टेंसिंग। लोगों की लापरवाही कहीं पड़ ना जाए भारी। और तेल और दालों के रेट साथ में आसमान पर। लोगों की जेब पर पड़ रहा है असर। जनता परेशान, व्यापार पर पड़ रहा है असर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। रघुवरपुरा से बीजेपी के पार्षद श्याम सुंदर अग्रवाल पूर्व दिल्ली नगर निगम के नए मेयर बन गए हैं। उन्होंने निर्मल जैन का स्थान लिया है, जो पिछले 1 साल से ईडीएमसी के मेयर थे। श्याम सुंदर अग्रवाल को सभी सदस्यों ने मेयर पद चुने जाने पर बधाई दी। अग्रवाल ने कहा कि वह सभी को साथ लेकर चलेंगे, चाहे वह बीजेपी से हों, आप से हों या फिर कांग्रेस से हैं। तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम को नए मेयर जो है फाइनली मिल गए हैं और आगे की क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ तैयारी है पदभार संभालने के बाद, इसकी पूरी जानकारी लेंगे श्याम सुंदर अग्रवाल जी। सबसे पहले तो श्याम जी, आपको बधाई कि आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है और पूर्वी दिल्ली नगर निगम को संभालने की जिम्मेदारी है। ऐसे में शुरुआत किस काम से करने जा रहे हैं? हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के प्रत्येक नागरिक को सुविधाएं मिलें। जो निगम की सुविधाएं हैं वो उनसे वंचित ना हो, निगम से कोई शिकायत ना हो, उनकी सारी शिकायतें दूर की जाएंगी। अभी तक 4 साल में हमारे निगम ने बहुत अच्छा काम किया है, उस काम को आगे बढ़ाएंगे। हम मुझसे पूर्व सभी महापौरों ने बहुत ही सराहनीय काम किए हैं। हम लोग उस काम को आगे बढ़ाते हुए अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत होगी उसको दूर करेंगे, कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। क्या क्राइसिस से बाहर निकाल पाएंगे निगम को? समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। जो हमारे निगम का हिस्सा है, हम केजरीवाल सरकार से निवेदन करेंगे हमें जल्दी दे, ताकि हम सभी कर्मचारी को समय से वेतन दे पाएँ। उनको पत्र भी लिखेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। अगर वो समय से पैसा दे देंगे तो मुझे लगता है कैश होने वाला नहीं है। निगम के अधिकारियों के बारे में भी काफी खुलासे आप कर चुके हैं, ऐसे में काफी चर्चाओं का विषय भी आप रहे हैं। अब किस तरीके की योजना है भ्रष्टाचार को खत्म करने की? काफी छटनी हो चुकी है जी। और जो हमारे संज्ञान में आएगा, जो बाकी होगा, किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को हम लोग बख्शने वाले नहीं हैं। क्योंकि जो पैसा है वो जनता के टैक्स का पैसा है और एक एक पैसा बड़ा कीमती है। हम जनता के खून पसीने की कमाई को खराब नहीं होने देंगे, व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और जो भी अधिकारी इस पे कुंडली मारेगा या उसका गलत उपयोग करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि पूर्वी दिल्ली की जनता को अच्छी सुविधाएं मिलें, निगम के जितने भी काम हो वो समय से हों। श्याम सुंदर अग्रवाल जी, जिन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी यानी कि ईस्ट दिल्ली को संभालने की जिम्मेदारी मिली है, मेयर पद मिल चुका है और आगे की क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ रणनीति है और किस काम से ये अपने कार्यकाल की शुरुआत करेंगे, इसकी जानकारी तो दी है, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ में वंदना कश्यप, कैंथ, सीसीएन। नए मेयर को चुनने के साथ ही एक विवाद भी जुड़ गया। दरअसल हर बार वर्तमान मेयर द्वारा नए मेयर के नाम की घोषणा की जाती है और कभी भी विपक्ष की तरफ से मेयर के नाम का ऐलान नहीं किया जाता। लेकिन बुधवार को उस समय अजीब स्थिति पैदा हो गई जब आप पार्षद गीता रावत ने नए मेयर का ऐलान किया। दावा किया कि उपराज्यपाल की तरफ से गीता रावत को ये जिम्मेदारी दी गई है। निवर्तमान मेयर निर्मल जैन ने इसका विरोध किया। पूर्व मेयर नीमा भगत ने निर्मल जैन की बात का समर्थन किया। आउटगोइंग मेयर होता है वही प्रेजाइड करता है, लेकिन ये दिल्ली सरकार ने जिस प्रकार से आज ये असंवैधानिक कार्य किया है, लोकतांत्रिक कार्य किया है, परंपराओं से हटकर के कार्य किया है, ये निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। लेकिन एलजी अब माननीय उपराज्यपाल जी का आदेश मैंने मान लिया, हमने सबने माना। बीजेपी की है सर। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। ये दिल्ली सरकार जो रिकमेंड करके भेजती है वो होता है। अब देखिए एलजी साहब ने जो ऑर्डर दिया है
कहीं ना कहीं वो निगम के सिद्धांतों के आधार पर ही दिया है। लेकिन आज से पहले मुझे नहीं पता, क्योंकि एक परिपाटी चली हुई आई है कि जो निवर्तमान मेयर होते हैं वही वर्तमान मेयर को अपनी पीठ पे बिठाते हैं। और एक ही परिपाटी आपने जनरली देखा होगा कि जब कोई बुजुर्ग जाता है तो उसके बाद उसके बेटे को अपनी गद्दी सौंपता है जब अपने ऑफिस से। तो ये सिस्टम है और केजरीवाल जी को हमेशा चर्चा में रहना आता है, तो ये भी उनके चर्चा में रहने का एक पॉइंट है। और कहा कि पहली बार ये नियमों का उल्लंघन हुआ। किरण वैद को डिप्टी मेयर बनाया गया। स्थायी समिति के 3 सदस्यों का चुनाव भी इसके साथ ही संपन्न हो गया। बीजेपी के वीएस पवार और हिमांशु पांडे और आम आदमी पार्टी के मोहिनी जीनवाल स्थायी समिति के 3 नए सदस्य बन गए। इसके साथ ही पवार को स्थायी समिति का नया अध्यक्ष भी बनाया गया है। मीटिंग में कांग्रेसी पार्षद जुबेर ने कोरोना से मृत लोगों के शोक में पेश किए गए प्रस्ताव पर विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि शोक प्रस्ताव को भी राजनीति का ग्रहण लग गया है। शोक प्रस्ताव में दिल्ली के पूर्व मंत्री डॉक्टर अशोक कुमार वालिया का नाम नहीं लिया गया, जबकि उनकी मृत्यु भी कोरोना से हुई है। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं चाहता था कि संजय जैन जी के साथ साथ जितने भी लोग दुनिया से रुखसत हुए हैं, जितने भी नेता दुनिया से गए हैं, आप अहमद पटेल जी का नाम हो सकता ना लेते क्योंकि वो इसके सदस्य नहीं रहे, राजीव सातव जी का नाम नहीं लेते, लेकिन डॉक्टर ए.के. वालिया 15 साल दिल्ली में मिनिस्टर रहे हैं, जमुना पार्षद आते हैं, ईडी-एमसी के सदस्य रहे हैं, उनका नाम तो आपको पार्टी पॉलिटिक्स से हटके लेना चाहिए था। आपने उनका नाम नहीं लिया सिर्फ इसलिए कि वो आपकी पार्टी के नहीं थे। वो दुख मुझे बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी के जो नेता विपक्ष हैं उनसे भी हुआ। वो तो हमेशा कांग्रेस में रहे, उन्हें तो कम से कम नाम लेना चाहिए था। संजय जैन का नाम मैं लेता, लेकिन डॉक्टर ए.के. वालिया जी का नाम उन्हें लेना चाहिए था। उन्होंने गलत काम किया है। अगर मरने वाले, कोरोना से मरने वाले लोगों को भी आप पार्टी पॉलिटिक्स में बांटोगे तो इससे बुरा काम मुझे लगता नहीं है कि कुछ हो सकता है। पूर्वी दिल्ली जिला के स्पेशल स्टाफ ने सट्टे में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 3.5 करोड़ रुपए के साथ एक सट्टा ऑपरेटर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान गणेश अपार्टमेंट आईपी एक्सटेंशन निवासी संजीव राठौर के रूप में हुई। आपको बता दें, पुलिस ने सारी रकम आरोपी के घर से बरामद की है। पकड़ा गया आरोपी संजीव सट्टे के बुकी को ऐप के जरिए यूजर आईडी और पासवर्ड दिलवाता था। इसके बदले वो लगाई गई रकम का 2% लेता था। पुलिस ने पकड़ी गई रकम की सूचना आयकर विभाग को दी। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर छानबीन कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही और आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। स्पेशल स्टाफ ईस्ट दिल्ली ने एक बड़ी छापेमारी में एक सट्टे किंग संजीव राठौर को पकड़ा है, जो कि 45 साल के हैं, जो वेब पोर्टल और व्हाट्सएप के थ्रू इस बड़े ऑनलाइन बेटिंग रैकेट को चला रहे थे। इसमें हमने 3 करोड़ 35 लाख रुपए की वसूली भी की है और अब आगे की कार्रवाई के लिए आयकर विभाग को लिखकर उन्हें शामिल करा लिया है। पूर्व दिल्ली के गाजीपुर थाना इलाके के राजवीर कॉलोनी में रहने वाली युवती घर से जॉब के लिए निकली, फिर घर लौटकर नहीं आई। परिजनों का कहना है कि 5 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो वे खुद उसके ऑफिस गए और वहां सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। फुटेज के आधार पर उनका कहना है कि इसमें एक संदिग्ध शख्स के साथ एक महिला दिख रही है, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक कोई भी पूछताछ नहीं की गई है। 10 तारीख की शाम को हमने यहाँ पे रिपोर्ट करी है, बट उससे पहले रिपोर्ट करने मेरे पापा आए थे। मेरे पापा को धक्के मार के यहाँ से निकाल दिया गया। किसी ने उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करी क्योंकि रात को 11 बज रहे थे, किसी ने नहीं दर्ज करी। उसके बाद इन्हें ब्रदर थे मेरे जो मतलब एसएचओ को थोड़ा जानते थे, उन्होंने उसको कॉल करा एसएचओ को, तब उसके बाद मेरे ब्रदर की यहाँ पे मेरी सिस्टर की रिपोर्ट लिखी गई थी। उसके बाद उन्होंने ना जहाँ पे मेरी सिस्टर ऑफिस जाती थी, जॉब करती थी, वो घर से मॉर्निंग में यही बोल के निकली थी मैं ऑफिस जा रही हूँ, और उधर ही उसने एड्रेस भी हमें लोगों को बता रखा था। उस एड्रेस पर हम रात को 11:30 बजे पहुँचते हैं, तो वहाँ पे एक पुलिस वाले को उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट के बाद हम लोगों के साथ भेजा। उसके बाद हम उस एड्रेस पे गए, तो वहाँ से वो लड़का है ना उस लड़की को लेके पहले ही जा चुका था। वो मेरी सिस्टर ओनली 20 साल की है अभी, और जो लेके गए ना 40 से 45 साल का आदमी है, ठीक है। उसके बाद वो लेके बहुत पी रखी थी उसने, दारू वारू बहुत ज़्यादा पी रखी थी। उसके बाद है ना ये लोग गए वहाँ से, तो वहाँ से हमें कोई एविडेंस नहीं मिला। वहाँ पे से ये लोग घर पे आ गए, बोला कुछ नहीं, तो उन्होंने बोला सीसीटीवी फुटेज यहाँ पे है, वो मैं आपको कल निकाल के दे दूँगा। तो हमने कल गए अगले दिन वहाँ पे, तो सीसीटीवी फुटेज निकलवाई, वीडियो निकलवाई। उसमें मेरी सिस्टर साफ आई थी कि मेरी सिस्टर है और वो लड़का ही वही है। उसके बाद उनके जाने के बाद 1 घंटे बाद एक लेडी आती है जो उस लड़की का सारा सामान लेके टेम्पो में भर के लेके जाती है, लेके गई। उस टेम्पो का हमने नंबर निकलवाया, उस लेडीज़ के घर तक हम पहुँचे। उसके यहाँ पे उस लड़की का सामान भी था, पूरे मोहल्ले वालों ने बोला हाँ कि एक रात को उस आदमी का सामान भर के लेके आई है यहाँ पे।
और वो आदमी खुद आया सामान लेने के लिए, दूसरे टेम्पो करके उसने सामान भिजवा दिया। हम अगले दिन उसके घर इवनिंग में 4 बजे पहुँचे थे पुलिस वालों को लेके, ठीक है। उसके बाद हम पहुँचे, वहाँ पे जाने के बाद वो लेडी बोलते मुझे कुछ नहीं पता, मुझे फंसाया जा रहा है। पुलिस वालों ने उनसे क्वेश्चन तक नहीं करा, उन्होंने क्वेश्चन करने के बाद उस पर यकीन मान के घर आने लगे वापसी। तो मेरे ब्रदर ने उसको फ़ोन छीना, जबरदस्ती फ़ोन छीनने के बाद उसका चेक करा तो उस लड़की के सारी कॉल्स उसमें मिले, जिसमें वीडियो कॉल, वॉइस कॉल उस औरत से कंटिन्यू उस औरत की बात चल रही थी, जिससे मेरी बहन का। दिल्ली में लगातार कोरोना के केस कम होते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली को अनलॉक करना शुरू कर दिया। लेकिन दिल्ली के अनलॉक होते ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना नियमों को लेकर लापरवाह हो गए हैं। ऐसे में फिर से कोरोना का खतरा ना बढ़ जाए, इसको लेकर हमारे संवाददाता ने IMADB के प्रेसिडेंट डॉक्टर गौतम से बात की। क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। दोस्तों, जो कोरोना के केसेस में कमी आई है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है और ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, दिल्ली के लिए खासकर जो है ये बहुत अच्छी न्यूज है। मगर इसी के साथ साथ जो है वो लॉकडाउन अब जो है वो खुलना शुरू हो गया है और ये जो लॉकडाउन खत्म हो रहा है, ये लॉकडाउन खुल रहा है, इसका सही तरीका ये होना चाहिए कि जो असेंशियल सर्विसेज हैं वो ही चालू रहें और लोग तभी घर के बाहर निकलें जबकि बहुत ज्यादा आवश्यक हो। डेफिनेटली केसेस के कम होने से जो है वो संक्रमण का खतरा तो कम हो गया है, मगर इसके साथ साथ जो है सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। अगर आप ध्यान देंगे तो फर्स्ट लॉकडाउन के बाद जब खुला था, सेकेंड वेव आने से पहले, तब हुआ यही था कि लोग जो है कहीं ना कहीं जो है वो लापरवाह हो गए थे। मास्क पहनने की जो है स्थिति कम कर दी थी लोगों ने, बाहर जाना जो है चालू कर दिया था, पब्लिक गैदरिंग स्टार्ट हो गई थी, पार्टीज जो है वो शुरू हो गई थी और उसकी वजह से हमने देखा कि किस तरह कोरोना के केसेस जो हैं वो एकाएक जो है वो बढ़ने लगे और इतना ज्यादा जो है वो खतरा दिल्ली पे आ गया और जिसकी वजह से हमने देखा कि लगभग हर घर के अंदर कोई ना कोई जो है वो कोरोना से पीड़ित हुआ है। अब जो आगे आने वाला समय है वो बहुत ही ज्यादा क्रूशल है, बहुत ही ज्यादा जरूरी हमारे को तरीके से जो है उसका ध्यान रखना चाहिए और आगे आने वाले समय के अंदर जो हमें सावधानी बरतने की जरूरत बहुत ज्यादा है और ऐसे टाइम के अंदर जब कोरोना कम हो रहा है तो हमारे को केयरफुल रहने की बहुत जरूरत है। दिल्ली में कई दिनों से तेल और दालों के दाम काफी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इजाफा हो रहा है, जिसके चलते मार्केट में तेल 150 से लेकर 200 रुपए तक बिक रहा है। दालों के दाम भी 90 रुपए से लेकर 100 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। दुकानदारों का कहना है कि दाम बढ़ने से ग्राहक भी कम खरीदारी कर रहे हैं। रोजमर्रा की चीजों से महंगाई होने से हमारे व्यापार पर काफी असर दिखाई दे रहा है। वहीं ग्राहकों का कहना है कि इस महामारी के चलते हमारे पास रोजगार कम है, सभी चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। सरकार को जनता के बारे में सोचना चाहिए और दाम कम करने चाहिए। राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से जो तेल के दाम हैं और दाल के दाम हैं वो लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और इस वक्त हम शादरा छोटे बाज़ार की एक अनाज मंडी में मौजूद हैं और तेल की शॉप के बाहर हम मौजूद हैं और ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है रामदास बंसल जी, जो तेल विक्रेता हैं यहाँ पर। उन्हीं से हम बात करते हैं कि कितने रुपये अभी तेल बिक रहा है और अलग अलग क्वालिटी के अलग अलग रेट से बिक रहा है, कितने रुपये बिक रहा है, उन्हीं से हम जानते हैं। 3 महीने से लगातार तेल के दाम बढ़ रहे थे, अब जो है तेल की गिरावट आई है 20 रुपये किलो की। जो तेल 170 रुपये किलो था आज 150 रुपये किलो तेल है। लूज तेल 180 रुपये किलो था, वह 160 रुपये किलो है और बोतलों में ब्रांडेड कई ब्रांडेड है। ऐसी रिफाइंडों का हाल था, रिफाइंड काफ़ी मंदे हुए हैं और हम लोग फॉर्चून 150 रुपये का, महाकोश 140 रुपये का, नेचर फ्रेश 145 रुपये का। दालों के रेट ही 10-10 रुपये किलो बढ़े हुए हैं जी, बहुत तेजी है दालों में, ग्राहक पड़ता नहीं है। कितने रुपए किलो बिक रही है दालें? 90 रुपये किलो लाल वाली मसूर बिक रही है, 90 रुपये काली है और छोले 90 रुपये किलो। कहाँ खरीद पा रही है? आधी किलो लेती है, 1 किलो लेने वाला आधी किलो 250 ग्राम अपना बजट है। वो कहते हैं जी होगा 2 महीने हो गए जी, 2 महीने से तेल में इनमें समय बहुत बुरा हाल है। बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पहले रिफाइंड बहुत सस्ता था या सरसों का तेल बहुत सस्ता था, अब बहुत महंगा। हाँ, महंगा तो हो गया। पहले ज़्यादा यूज़ करते थे, अब थोड़ा कम यूज़ कर रहे हैं। सर ऐसे ही चला रहे हैं, बस थोड़ा सा मैनेज कर रहे हैं और क्या। इतनी महंगाई है, महंगाई में मैनेज तो करना ही पड़ता है। हाँ, पहले थोड़ा ज़्यादा करते थे, अब वही करते हैं कम करके। सही तो नहीं है सर, लेकिन क्या करें अब। तेल के तो बढ़े हैं, तेल के तो मैं सुनने में आ रहा है काफ़ी बढ़े हैं, पर दालों के ऐसे रेट बढ़े हुए नहीं है।
काफ़ी टाइम से ये रेट चल रहे हैं। बस पहले 2 किलो लेते अब 1.5 किलो लेते हैं, फर्क इतना था। कम होना है, सरकार को देखना चाहिए इस बारे में, महंगाई के बारे में। ग्राहकों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में ये सब चीज़ें महंगी होती जा रही है। जो तेल है वो हर सब्जियों में काम आता है, तो ऐसे में परेशानियां भी उन्हें उठानी पड़ रही है। पहले ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते थे, अब क्वांटिटी कम करके ही खरीदना पड़ रहा है और घर चलाने में भी बहुत मुश्किलें उठानी पड़ रही है। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ कुणाल शर्मा, CCN न्यूज़ दिल्ली। ऑटो और ई रिक्शा में कोविड गाइडलाइंस को देखते हुए 2 सवारियां ही अलाउड हैं, और पर इसके बाद भी ऑटो और ई रिक्शा वाले कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऑटो और ई रिक्शा वाले में 4-5 सवारियां बैठकर चल रही हैं। नियमों की अनदेखी करने वालों पर पुलिस ऐसे ऑटो और ई रिक्शा वालों का चालान काट रही है। ये सरासर गलत है। अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं कोरोना फिर से अपना रौद्र रूप अपना सकता है। बहुत से पब्लिक कह रही थी कि अलाउ हो गया है, इसलिए न्यूज़ वगैरह इतना हम देखते नहीं है, इसलिए पता नहीं था हमें। सर मुझे तो लगा खुल गया, सब कुछ अलाउ हो गया, क्योंकि लॉकडाउन खुल गया। मुझे तो यही लग रहा था कि लॉकडाउन खुल गया कि अलाउ हो गया। हाँ, कोरोना का खतरा तो है जी सर। अब पता चल गया, अब नहीं करेंगे सर जी। सर जी पता है अब क्या, एक सवारी को कहाँ छोड़ो, जब ये 7 जा रहे हैं बताओ। सारों ने मास्क लगा रखा है सर, और भी तो लेके जा रहे हैं बताओ। मैंने कोई 8-10 तो भर नहीं रखे सर। हमें अभी आज ही आए हैं, पता चला है आज ही मालूम पड़ा है हमें। उस टाइम पे सर पता, अभी पता नहीं था 2 अलाउड है, उस टाइम पता था, लेकिन अभी पता नहीं लोग काम खोल दिया तो हमने पता जाके खोल दिया होगा ये भी। लेकिन सर अब ये हमने सोचा काम खुल गया तो इसका भी 3 का अलाउड कर दिया होगा, न्यूज़ तो हमने देखा नहीं। इसलिए जैसे ही रिक्शा में 3 है, ऑटो में 3 है, इनका चलान करते हैं। कोविड के नियम का पालन न करना और सोशल डिस्टेंस नहीं, इसका चलान करते हैं। सोशल डिस्टेंस क्या लगता है, ज़्यादातर लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ना भी करने वाले भी हैं। क्या आप जागरूक भी करते हैं उनको? बताते हैं, बहाने कोई मौत में जा रहा है बताएंगे, कोई घर में बीमार है जा रहा हूँ, कोई बीमार लेके जा रहा हूँ। पूर्व दिल्ली नगर निगम द्वारा सभी प्रकार के लाइसेंस जैसे सामान्य व्यापार लाइसेंस, हेल्थ लाइसेंस, वेटनरी लाइसेंस या फैक्ट्री लाइसेंस के नवीनीकरण में 31 अगस्त 2021 तक ब्याज जुर्माने से छूट दी जाएगी। संपत्ति कर के ऑनलाइन भुगतान के लिए नया सिस्टम बनाया गया है, लेकिन इससे जनता को नया यूपीआई आईडी बनाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आम जनता को सुविधा देते हुए दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 177 के अंतर्गत लागू 15% की छूट देने की डेट को 31 अगस्त 2021 तक बढ़ा दिया गया है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।